ओके, तो आज हम लोग जो प्रीवियस क्लास में पहले के जो क्लास में तुम लोग को पढ़ाए थे अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में, ठीक, तो उससे आगे हम लोग कवर करेंगे। तो इससे प्रीवियस पहले के क्लास में तुम लोग को मैंने बताया था सूचक के बारे में, अम्ल और क्षारक जो है को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में देखियो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, और प्रयोगशाला में उसको जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को चेक किए थे, विभिन्न 2-3 विलियन बना करके हम उसको बताए थे तुम लोग, ठीक। तो अब हमें इसके आगे पढ़ना है, ठीक। तो सभी बुक में भी अपना देखोगे एनसीईआरटी बुक को पूरी तरह से कवर करना है, ठीक। तो एनसीईआरटी जो बुक है तुम्हारी मेन बुक वही है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक, उसी से आते हैं। तो एकदम जो उसके पॉइंट है मैं उसी को पढ़ाऊंगा कि जो तुम लोग देखोगे वीडियो को देखोगे तो उसके अलावा एक्स्ट्रा तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक। उसके साथ लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर तुम लोग को करा देंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोग में जो एग्जाम होगा उसमें तो 50% एमसीक्यू आएगा। 10th में भी अब आता है, 12th में भी आता है, सब में आता है, ठीक। तो उसमें 50% तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं वो क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का जो टॉपिक है तुम्हारा अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को जानना, ठीक। क्या जानना है? रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म को हम लोग जानेंगे, ठीक। रासायनिक गुणधर्म को हम लोग जानेंगे। तो दो तरह के गुणधर्म होते हैं, एक भौतिक गुणधर्म होता है और एक रासायनिक गुणधर्म होता है, ठीक। ये तो पता है, और उसी के आधार पर पदार्थ को बांटा भी गया है, जैसा कि क्लास 9 में ये तुम लोग पढ़े हो, ठीक। तो भौतिक गुणधर्म अगर हम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भौतिक गुणधर्म भी है। तो अम्ल, क्षारक और लवण का भौतिक गुणधर्म भी सिंपल है कि हम देखते हैं, अम्ल रखा हुआ है और उसको लिटमस पेपर पत्र से हम लोग चेक कर लिए थे और पता चल जाता है। अब यहाँ जो मेन है तुम्हारा पढ़ना है, जो टॉपिक है तुम्हारा वो रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना, ठीक। तो अब प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, तभी हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसका रासायनिक गुणधर्म होता है, ठीक। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, ठीक। तो प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, ये तुम्हारा टॉपिक जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो भी टॉपिक लिखा रहता है वो एकदम तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड है और इसका मीनिंग होता है कुछ ना कुछ, यानी कि प्रयोगशाला की बात कर रहा है तो प्रयोगशाला में तो अम्ल एवं क्षारक मिलेगा, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अम्ल के बारे में चर्चा कर रहा है और कौन कौन से क्षारक के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक। तो चलो देखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक चीज बता दूं यहाँ पे अम्ल और क्षारक के बारे में, और अम्ल के बारे में सबसे पहले। तो अम्ल जब पढ़ोगे, अम्ल तो दो प्रकार के अम्ल होते हैं, दो प्रकार के अम्ल होते हैं। एक जो कि मिनरल एसिड कहते हैं, उसको खनिज अम्ल कहते हैं, ठीक। यहां मैं लिखता हूं खनिज अम्ल, ठीक। और दूसरा होता है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। ये भी जानना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है कि खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दो खनिज अम्ल का नाम लिखें, एक खनिज अम्ल का नाम लिखिए, हम एक नंबर में आ जाएगा लिखने के लिए, तो तुम्हें याद होना चाहिए खनिज अम्ल किसे कहते हैं। तो जो खनिज यानी कि जो धरती से मिले उसको क्या कहेंगे? खनिज। खनिज पदार्थ कहते हैं ना। खनिज पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो धरती से मिले उसे खनिज पदार्थ कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि खनिज अम्ल, तो खनिज यानी कि धरती से मिलने वाले अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे? खनिज अम्ल कहेंगे। तो याद रखना, अभी मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ। और कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल मिलेगा
पेड़ पौधों से और जंतुओं से। तो जो जंतु और पेड़ पौधे से जो अम्ल मिलता है उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और इसमें अंतर ये भी होता है कि कार्बनिक अम्ल में हाइड्रोजन और कार्बन होगा, बट इसमें खनिज अम्ल में नहीं होगा। अभी हम लोग सूत्र इसका देखेंगे, पढ़ेंगे, और जो जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करेंगे। ठीक, तो चलो, तो सबसे पहले अम्ल लिखते हैं। तो खनिज अम्ल 3 प्रकार के ही होते हैं, मात्र 3 ही है जो खनिज अम्ल कहलाते हैं, और उसका नाम ऑलरेडी तुम लोग पहले से जानते हो। ठीक, जानते हो कैसे? तो देखो, पहला H2SO4, इसका नाम सभी जानते हो। सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हो, तो इसमें हाइड्रोजन है बट कार्बन है नहीं है, और ये खनिज अम्ल कहलाता है। दूसरा HCl, इसका भी नाम सुने हो। और तीसरा HNO3, ठीक, और एक, अब ये तीनों अम्ल जो है वो खनिज अम्ल है, इसके अलावा और कोई खनिज अम्ल नहीं होता है। सभी का नाम सुन लो। इसका क्या नाम होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाइट्रिक अम्ल। ठीक, नाइट्रिक अम्ल, तो तीनों का नाम याद रखना है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। यही तीनों खनिज अम्ल कहलाते हैं। तो प्रयोगशाला में जो टॉपिक है उसमें हम अम्ल की चर्चा की। इसमें एक और अम्ल का नाम लिखा हुआ है CH3COOH, ये भी लिखा हुआ है। इसको कौन सा अम्ल कहेंगे? एसिटिक अम्ल। क्या नाम है ये? एसिटिक अम्ल। और ये विनेगर में डाला जाता है। विनेगर नाम सुने हो ना? विनेगर अचार वगैरह बनाने में यूज होता है, चाशनी बनाने में यूज होता है, उसमें यही अम्ल का यूज किया जाता है। सिरका बनाने में, हाँ, ठीक, तो इसमें एसिटिक अम्ल का प्रयोग होता है। ओके, यहाँ से समझ में आ गया? तो ये प्रयोगशाला में ये सारे अम्ल जो है हमें पढ़ना है, और इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में हमें पढ़ना है। अब क्षारक की चर्चा करते हैं। क्षारक, तो क्षारक में नाम याद रखना है, क्षारक में NaOH, ये सब प्रबल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है ये सब। ठीक, प्रबल अम्ल में ये सब भी आते हैं, ये तीनों प्रबल अम्ल में भी आते हैं। ठीक, NaOH का नाम क्या होगा? इसका नाम तो बता सकते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक, और यह क्या है? क्षारक है। ये क्या है? क्षारक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा, इसका नाम क्या होगा? CaOH और ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। ठीक, OH को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। उसी तरह MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, समझ में आ रहा है? उसके बाद NH4OH, इसको क्या पढ़ेंगे? नाइट्रेट हाइड्रो, नहीं, नाइट्रेट नहीं पढ़ेंगे इसको। NH4 है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो ये अभी क्या देंगे? अम्ल और क्षारक के बारे में देखें। अब एक एक करके देखो, इसलिए पॉइंट वाइज पर आ रहे हैं कि तुम लोग का एक भी टॉपिक जो है ना, जो क्वेश्चन नहीं छूटे कहीं से आए, तो सबका नाम भी याद हो गया। अगर अब यहाँ से क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जाता है कि किन्हीं 5 या 4 या 3, 2, कुछ भी 2 अम्ल के नाम लिखें, ठीक, तो लिख दोगे। 2 क्षार के नाम लिख दोगे। फिर क्वेश्चन अगर चेंज होता है, 2 प्रबल अम्ल के नाम लिखे, तो मैंने बताया ये तीनों प्रबल अम्ल है, नाम लिख दोगे। 2 प्रबल क्षारक के नाम लिखे, तो NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये सभी प्रबल क्षारक, इसका भी नाम लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गया? ठीक, अब इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में अब जो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है, जो टॉपिक, जो एक्टिविटी वगैरह दिया हुआ है, उसको कर सकते हो, और कुछ चीज़ों को मैंने पहले भी बताया है। ठीक, तो यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो और बता दूँ, वो लिखा हुआ है।
और जा करके घर पे जो है ना वो तुम लोग बुक को पढ़ोगे, एनसीईआरटी बुक को एकदम पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, तभी समझ में आएगा। एक है, अब यहाँ एक इसके बाद जो पैराग्राफ में एक टॉपिक दिया हुआ है तुम्हारा, वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इंडिकेटर इसको हिंदी में कहते हैं गंधीय सूचक। नाम सुने हो? यस सर, गंधीय सूचक। नाम से क्लियर है? गंधीय सूचक जिसके गंध से पता चल जाता है, जो बता देता है कि वो अम्ल है या क्षारक, ठीक, तो उसको गंधीय सूचक कहते हैं। इसमें प्याज, लौंग ये सब आते हैं। जैसे प्याज के छिलके का जो मैंने बताया था कि प्याज को क्या करना है, कटी हुई प्याज को कॉटन कपड़े में बांध करके फ्रीज में रख देना है, ठीक, और उसको कल होकर के उसका यूज करना है। उसके बारी बारी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, फिर क्या डालना है उस पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना है, और फिर उसे ऑब्जर्व करना है, सूंघना है कि किसमें कैसा जो है वह गंध आता है। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक नाम उसका पड़ गया। ठीक, ये क्रियाकलाप में इस सब चीज़ों को जो है लैब के थ्रू मैं समझाऊंगा कभी नेक्स्ट क्लास में। आज ज़्यादातर हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, ठीक, आज हम लोग सिर्फ थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद लैब में ये मैं करके तुम लोग को दिखाऊंगा। ओके, अब है नेक्स्ट टॉपिक जो है तुम्हारा, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक, यहाँ तक तो ये समझ गए, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब पढ़ना है अब रिएक्शन, यानी कि रासायनिक गुणधर्म में आखिर क्या क्या होता है। तो अम्ल एवं क्षारक किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो धातु, कौन धातु हो सकता है? कॉपर, आयरन, जिंक, ये सभी क्या है? धातु है। तो इनके साथ अम्ल की अभिक्रिया जब होगी तो क्या होगा? इसके साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? तो इसका एक जो है ऑलरेडी क्रियाकलाप जो दिया हुआ है तो एनसीईआरटी में 2.3 जो क्रियाकलाप दिया हुआ है उसमें देखोगे तो सबसे पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्रियाकलाप क्या दिया है, तो अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होता है। ठीक, तो इसमें जैसा कि तुम्हारे जो 2.3 में जो लिखी हुई बातें हैं वो देखोगे तो कह रहा है कि 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालना है। ठीक, तो क्या डालना है? दानेदार जिंक के टुकड़े को डालना है 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल तनु अम्ल में। ठीक, तो हमें अभी रिएक्शन क्या कराना है? तो अम्ल की अभिक्रिया किससे? धातु से। ठीक, तो अम्ल की अभिक्रिया धातु से हमें करानी है। तो क्या होगा? कोई भी अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा? तो अब क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप को करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो क्या कह रहा है कि दानेदार जिंक के टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालना है। ये हो गया जिंक और दानेदार है तो इसके लिए सॉलिड होगा ये, इसका जो संकेत लिखेंगे हम लोग एस लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक, प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तो H2SO4, ठीक, H2SO4 डाइल्यूट लिख सकते हैं तनु के लिए या एक्वस लिख सकते हैं क्योंकि जल में घुला हुआ है। ठीक, जल में घुला हुआ है तो Zn और प्लस H2SO4 ये रिएक्शन होगा। तो धातु इसमें कौन है? Zn। ये क्या है? अम्ल है ना, तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया यहाँ पे होगी तो क्या बनेगा? क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे बनेगा ZnSO4 प्लस क्या बनेगा? H2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा और ये भी एक्वस जो है जिंक सल्फेट
बनेगी। ठीक, तो जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ होती है तो धातु लवण, ये क्या है, ये धातु लवण है, ये लवण बन रहा है यहाँ पे, धातु लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस निर्गत होगा। क्लियर? तो ज्यादातर जितने भी धातु होंगे उसके साथ अम्ल की सभी, ऐसा नहीं है कि सब अभिक्रिया कर ही लें, बट जितने जो एग्जाम्पल जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है अभी तो समझ गए। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो धातु के साथ जब भी अम्ल की अभिक्रिया होगी तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण। क्लियर? अब इसके अलावा जो एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं तुम्हारे बुक में, जो भी एग्जाम्पल है उसको एक एक करके पढ़ोगे। एक तो एग्जाम्पल ये दे दिया ऑलरेडी तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि इसके साथ धातु के साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा। ठीक, तो अब इसके बाद अगर 2-3 एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे कि कॉपर के साथ अभिक्रिया होगी अम्ल की। ठीक, कॉपर के साथ होगी तो क्या बनेगा। ओके, तो इन सब के साथ तो सभी का जो रिएक्शन जो होगा, जो अभिक्रिया जो होगी वो ये इसी पे बेस्ड होगी। ये जो लिखा है मैंने अभी, अम्ल प्लस धातु और धातु लवण बनेगा। क्लियर? अब जो भी बच्चे इस पे खुद से भी प्रैक्टिस तुम लोग करना, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उस पर प्रैक्टिस करना है। क्लियर? यहाँ तक? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब है तुम्हारा कि अगर क्षारक को, ठीक, कोई क्षार है NaOH है, ठीक, एक रिएक्शन दिया हुआ है कि अगर क्षारक की अभिक्रिया यानी कि NaOH ठीक प्लस जिंक की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा इसमें। अब क्या होगा, तो ये क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, प्रबल क्षारक है। ठीक, और ये क्या है, जिंक है। ठीक, तो बनेगा क्या यहाँ पे, अब क्या बनेगा, तो धातु की अभिक्रिया हो अम्ल से या धातु की अभिक्रिया क्षारक से हो तो क्या बनेगा। तो क्षारक के साथ जब बनेगा तो NaZnO3 और प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। इसका नाम लिख लेना, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ठीक, क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। ओके, तो सोडियम जिंकेट ये बनेगा। तो यहाँ क्या साबित हो रहा है कि हम जब क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ होगी तो भी क्या बनेगा, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोट में लिख लेना जो कि बुक में भी तुम्हारे लिखा हुआ है कि सभी धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। ठीक ना, तो सभी धातुएं जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। ठीक, तो ये दो चीजें क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना।